चलो ओके, हाँ लेट्स फाइनली स्टार्ट नाउ। आज तो 11th का सीपीटी था और मेरे आईडी पे था, इस चक्कर में जो है उधर ही रह गया सारा आईडी फाईडी। इनफैक्ट उसमें आज तो सेटिंग्स का भी कुछ चेंज था। We were on the verge of discussing on Doppler's effect and some other effects, reflection वगैरह। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला है ना, डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है ना, न्यू एपरेंट या फ्रीक्वेंसी एपरेंट इक्वल टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इनटू, okay, in the meanwhile good morning messages from Shivam, Karthik, Dhruv and all. So velocity of sound in still air plus v wind if it is there minus velocity of observer upon v plus vw minus vs। तो ये हो गया सोर्स, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये v है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर। So that's a simple case है। तो इसी पे मैं सीधे आना चाहता हूं। एक सिंपल क्वेश्चन से कि मान लो ये लिसनर है या ये सोर्स है, source is suppose 600 hertz. This just to quickly revise the sign convention और कुछ नहीं। तो sign convention क्या है? Sign convention is source to listener is taken as positive direction। चलो ठीक, source to listener will be taken as positive direction, ठीक है ना, and so on। तो ये इसका साइन कन्वेंशन है और ये 600 हर्ट्ज है और मान लो ये सोर्स है, ये इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ जा रहा है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, और जो लिसनर है, ये लिसनर इसका कान है, ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो यू हैव टू फाइंड आउट कार्तिक has asked कि वो प्लस माइनस वीओ नहीं होता है क्या? नहीं, प्लस माइनस वीओ याद करो तो कंफ्यूज रहोगे। तुमको याद करना है माइनस और माइनस, साइन कन्वेंशन ऑटोमेटिकली उसको प्लस माइनस कर देगा। कैसे? सोर्स टू लिसनर को पॉजिटिव ले लो, तो अगर सोर्स के लिसनर की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव, और अगर उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव। तो अकॉर्डिंगली तुमको वैल्यू पुट करना है, दैट्स इट। इसलिए देखना ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये भी ऑब्वियसली फिर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी ये भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर्मूला का नेगेटिव या पॉजिटिव अलग है, जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अलग चीज है। तो देयरफॉर प्लस माइनस वहीं से क्रिएट होता है। फॉर्मूला में प्लस माइनस नहीं लिखते, फिर तो तुम कहने याद ही नहीं रहे कब प्लस लेना कब माइनस लेना। इसलिए फॉर्मूला माइनस होगा दोनों में, और तुमको सोर्स टू लिसनर पॉजिटिव बना के फिर इसको सॉल्व करना, ठीक है ना। इस समय एक सेकंड वो नहीं आ रहा ठीक से। हाँ, तो इस क्वेश्चन में फाइंड एफ हैपन, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइन। और वो है कि सपोज एक गाड़ी है, और यहां पे एक वॉल है जो कि ट्रॉली पे चल रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से, और ये सोर्स ऑफ साउंड है पर इसके ड्राइवर भी। तो ड्राइवर को रिफ्लेक्टेड साउंड का क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा? तो क्वेश्चन इज
what will be the find F apparent of reflected sound as heard by driver। ये दो क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना ये एक वॉल है और ये वॉल जो है ना मूवेबल वॉल है, तो उस मूवेबल वॉल से ये ड्राइवर इसी का रिफ्लेक्टेड साउंड सुनेगा। ये साउंड गया और फिर रिफ्लेक्टेड होके उसी के कान में आया। ये साउंड कार का है, कार का कोई हॉर्न या हूटिंग या कुछ ऐसी मान लो, सायरन वायरन कुछ है मान लो, तो वो सायरन का आवाज यहां तक जाके रिफ्लेक्ट होके यहां तक आ। तो तुमको बताना है कि व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय द ड्राइवर। और इस केस में भी विंड ले लो इधर कुछ 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो गो अहेड। और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा वो मैंने पहले बता दिया। सोर्स टू लिसनर इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, चाहे सोर्स इधर हो लिसनर इधर हो, चाहे सोर्स इधर हो लिसनर इधर हो, डजंट मैटर। अगर सोर्स इधर लिसनर इधर, ये पॉजिटिव, सोर्स टू लिसनर। और अगर सोर्स इधर लिसनर इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एज पर द क्वेश्चन। चलो गो अहेड नाउ। पहले का आंसर दो, बड़ा मैं दूसरे पे जाना चाह रहा हूं जल्दी से। अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या लेना, वो अच्छा मैं भूल ही गया। चलो वेलोसिटी ऑफ साउंड दोनों के केस में लेना है 330 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। तो देयरफॉर अब मैं पहला क्वेश्चन में एफ एपरेंट निकालूंगा, तो क्या होगा 330। अच्छा इस बार सोर्स यहां पे लिसनर यहां पे, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 330 प्लस VW। पर चक्कर ये है, पर चक्कर ये कि VW इधर है और सोर्स टू लिसनर इधर है, यानी फॉर्मूला में प्लस है लेकिन मैं पुट करूंगा नेगेटिव। ये चक्कर है, ज्यादा ही ऊपर हो गया। ठीक है ना, यानी 330 प्लस समथिंग माइनस समथिंग बाय और प्लस समथिंग माइनस समथिंग। तो ये आ गया 600 इंटू, अच्छा विंड का क्या होगा -10 और वी ऑब्जर्वर वो होगा -30 और यहां पे हो जाएगा -10 और लिसनर हो जाएगा -20। यानी हो जाएगा 330 प्लस 40 सॉरी प्लस 20, यानी 350 बाय 330 340। That's it. तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 17 हो गया और ये 300। ठीक है ना, तो आई थिंक वी कैन क्विकली कैलकुलेट एंड फाइनली गेट द आंसर। ये आंसर आ रहा है, ये आंसर आएगा तब तक दूसरा वाला भी करो, इंटू 35 डिवाइड बाय 17, यानी 617.6 617.6 इक्वल टू 617 देखो
ओके, सेकंड का आंसर शिवम ने दिया है। सेकंड का आंसर जो है ना, ये थोड़ा स्टेज बाय स्टेज होगा, तो इसको हम इस तरीके से सोचेंगे इज दैट कि इसका जो एपरेंट होगा ना, इसका जो एपरेंट होगा, मतलब वॉल का जो एपरेंट होगा, समझ लो कि वही एक सोर्स है और मूविंग सोर्स है, मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा दैट एक बार इस तरफ वाला डिस्टेंस, मतलब इस तरफ वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा और दूसरी स्टेज में इस तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो क्वांटिटीज के, कुछ क्वांटिटीज के जैसे विंड का पहली बार का साइन और अगले बार का साइन उल्टा होगा। क्यों? ये देखो, विंड भी एक पैरामीटर है, विंड इज आल्सो देयर एज अ पैरामीटर। तो देयरफॉर फर्स्ट स्टेज का क्या होगा ना, अपरेंट हो जाएगा इसका जो भी फ्रीक्वेंसी है, इसका भी कुछ ऐसे ही मान लो 600 मान लो, ठीक है ना। तो अगर 600 ले लेता हूं तो दैट केस क्या होगा ना, 600 इनटू 330 प्लस या क्या, अब ये हो जाएगा अपरेंट, फिर ये जो अपरेंट है वो अगले वाले का रिफ्लेक्टेड का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इनटू फिर एक और अपरेंट आएगा एंड दैट इज 330 प्लस दिस माइनस दिस बाय 330 प्लस दिस माइनस दिस। देखो ये आ गया। अब इसका मतलब समझो कि इसका फ्रीक्वेंसी मान लो 600 है तो 600 लिखा है मैंने, 330। अब देखो विंड उल्टा जा रहा है क्योंकि पहली बार तो ये पॉजिटिव है, तो विंड उल्टा जा रहा है मतलब -20, और ये भी इधर जा रहा है तो यानी 10, तो यानी ये हो जाएगा +10, सॉरी ऑब्जर्वर, और ये यहाँ पे +10 है, ये सोर्स है। ऑब्जर्वर क्या जा रहा है -30, यानी यहाँ पे हो जाएगा -30, और यहाँ पे विंड तो कॉमन आएगा -20, ये आएगा इनटू। अब यहाँ पे क्या पुट होगा ना, वापसी में ये विंड हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा +20, और ये इस पर सोर्स है तो सोर्स का हो जाएगा +30, ठीक है ना। और ये लिसनर है तो लिसनर का हो जाएगा -10, और ये तो है 20, यानी therefore f apparent is equal to 600 into 330, 30 प्लस 30 माइनस 20, यानी 10 ऐड करें 300, यानी 34, 340 बाय 320, 330 माइनस 30 यानी बाय 300 इनटू 330 प्लस 20 यानी 360, ये 10 और 20 30 ऐड करें 360 इनटू 360 बाय 330 प्लस 20 340, 350 माइनस 30 यानी 320, दैट इज द कैलकुलेशन। ठीक है, आई थिंक अब तो कुछ चीजें कैंसिल होता जाएगा, तो देन यू कैन डू दोस कैलकुलेशंस। तो 3 से ये तो 4 से चला जाएगा, 4 से 8, 4 से 9, और 3 से 3, ठीक है ना, और 8 का 4 17, 4 तो पूरा ही चला जाएगा 15, then equal to 15 into 17 into 3 बटा 4, या ठीक है ना। So those calculations you can do yourself. Divided by 4, इतना ज्यादा चेंज हो गया, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 15 into 17, कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, चले नहीं, 3 हो गया, 3 पे 3, 4 से 8, 9, फिर
सर 4 नहीं आएगा नीचे वाला। अच्छा हाँ 4 नहीं आएगा, 4 कैंसिल है ना, चलो 4 नहीं, ठीक है, यानी 15 into 17 into 3, that means it will become equal to 765 watts, ठीक है ना। so that's the final answer 2 कि अगर मान लो दोनों मूवेबल है और अगर हम रिफ्लेक्टेड साउंड को सुनना चाह रहे हैं तो ये और कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, कभी विंड इधर हो गया या गाड़ी उधर जा रहा है, तो लाइक ऑल कॉम्बिनेशंस कैन बी डन अप तो साइन कन्वेंशन के अंदर बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाता है या नहीं। चलो ठीक है, डॉक्टर रेड्डी एक और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट या मे वन लास्ट but one, and that is सपोज एक सर्कल में, बड़ा सा सर्कल, दिस इज अ सर्कल ऑफ सपोज 10 किलोमीटर्स, इसका रेडियस, और एक ट्रेन है जो कि मान लो बड़ा सा ट्रेन, ठीक है, विच इज ऑफ टोटल आर्क लेंथ 2 किलोमीटर, या एक काम करो इसको 1 किलोमीटर कर लो और रेडियस को 5, ठीक है, इट्स आर्क लेंथ 1 किलोमीटर, यानी ट्रेन का लेंथ 1 किलोमीटर ही है वैसे स्ट्रेट ट्रैक में, बट वो आर्क में फिट होगा, और ये जा रहा है लेट्स से विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड या 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ट्रेन के पीछे एक विसल है या हॉर्न है या जो भी है विसल, ठीक है, ट्रेन के गार्ड के पास एक विसल, गार्ड के पास, ध्यान रखना ट्रेन इधर जा रही है तो ट्रेन के ड्राइवर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है वो है सपोज एफ एपरेंट, तो वो कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, एयर स्टिल एयर है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ले लो 330 मीटर पर सेकंड, air is still, चलो go ahead, you to find out the apparent frequency, air still है, air में कोई मूवमेंट नहीं है, yes, what is the apparent frequency heard by the driver in this case, that's the question. The answer interestingly in this case will be that the apparent frequency will actually remain the same, means अगर मान लो इसका फ्रीक्वेंसी कुछ भी है, जो भी है, लेट्स से 600 ले लो तो है ना, लेट्स टेक इट एज 600 ओनली, तो देखना इसका जो भी होगा वो सेम रहेगा, यानी 600 हर्ट्ज ही होगा। रीजन इज दैट मैं काम करता हूं इसको एज आर्क समझ के करता हूं, तो जैसे ये ट्रेन हो गया और ये मान लो कुछ थीटा एंगल है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेता हूं, तो टेंजेंट होगा कुछ ना कुछ और इसके मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये ट्रेन है, दिस द ट्रेन है, और रेडियस ड्रॉ कर लिया एंड पॉइंट्स तक ये वाला, तो अगर मान लो ये थीटा एंगल है तो जरा सोचो यहां तो टेंजेंट है, ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सॉरी ये 90 माइनस थीटा होता है, ये थीटा होगा, यानी ये हो जाएगा थीटा। बाय द वे ड्राइवर का वेलोसिटी क्या होगा, तो लेट अस से ड्राइवर का इस तरफ वेलोसिटी है v, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ड्राइवर का इस तरफ का वेलोसिटी सपोज v, सिमिलरली यहां पे भी अगर देखोगे तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा देखना v, और ये एंगल भी देखना हो जाएगा थीटा। सोर्स कहां पे है, यहां पे, लिसनर कहां पे है, यहां पे, अब लाइन ज्वाइनिंग करेंगे, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग,
अगर मैं इसका कंपोनेंट देखता हूं तो किधर है, इधर कितना है, v cos थीटा। तो therefore ये वाला तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मतलब नहीं है मुझे अलोंग द लाइन जॉइनिंग का कंपोनेंट है, तो ये हो जाएगा v cos थीटा। तो अगर ये v हुआ तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा v cos थीटा। सिमिलरली ये v होगा तो इसके अलावा कितना कंपोनेंट हो जाएगा ना, v cos थीटा। यानी देखो क्या हो गया, अब हो जाएगा f apparent, अब हो जाएगा f apparent is equal to f naught into v plus 0 minus, चलो इसको vs मान लेता हूं या v naught कुछ ऐसे मान लो, v ना करके इसको u कर लो, चलो u cos थीटा, तो माइनस u cos थीटा, और फ्रॉम सोर्स टू लिसनर है तो पॉजिटिव भी होगा, इसलिए माइनस ऑफ u cos थीटा बाय v प्लस 0 माइनस vs। vs का भी तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट बन रहा है, यानी u cos थीटा, दैट्स इट, यानी इक्वल टू ये पूरा कैंसिल, सो f apparent, therefore f apparent is equal to ठीक है। सो दैट्स द पर्टिकुलर केस हियर, ठीक है ना। चलो, सो देयरफॉर f apparent becomes equal to what ना, f naught itself, यानी सेम वेलोसिटी, सॉरी सेम फ्रीक्वेंसी होंगे एज द ओरिजिनल, तो सेम फ्रीक्वेंसी विल बी हर्ड बाय द ड्राइवर। चलो, सो दैट्स द एंड ऑफ डिस्कशन ऑन डॉपलर। और भी डॉपलर के छोटे-छोटे क्वेश्चंस है, खास करके देखना डॉपलर बेस्ड टाइप के क्वेश्चन भी बन सकता है बीट्स के ऊपर। मैं बीट्स के ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूं डॉपलर इफेक्ट के अंदर, इज सपोज देयर इज अ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग इन द थर्ड ओवरटोन। एक स्ट्रिंग है जो कि थर्ड ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, स्ट्रिंग का लेंथ 20 सेंटीमीटर है और इसका टेंशन है इक्वल टू 40 न्यूटन और मास पर यूनिट लेंथ म्यू इज इक्वल टू 9 into 10 to the power मिलीग्राम, ठीक, तो ये ठीक, ये दिया। नाउ इट इज वाइब्रेटिंग इन द थर्ड ओवरटोन, ठीक है। अब क्या होता है कि एक और स्ट्रिंग है, एक और स्ट्रिंग है जो कि इसके साथ रेजोनेंस में, सो इट इज इन रेजोनेंस, ठीक है। क्वेश्चन इज कि अगर स्टिल एयर है, सपोज स्टिल एयर है एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 350 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन इज इस स्ट्रिंग को हम कितने स्पीड से ले जाएं so that 3 beats are heard, so that 3 beats are heard, ठीक है ना, so that 3 beats are heard in this case। Yes, go ahead। And that is what Satyam is saying is that कि इस वाले में आपने उनकी करंट पोजीशन की लाइन जॉइनिंग पर देखा, वो तो विसल की करंट और ड्राइविंग की फ्यूचर पोजीशन पर क्यों नहीं देखा, ठीक है ना। तो the answer to that question will be that
we are taking the distances as very small. Okay, the marginal distances, वो जो तुम कह रहे हो ना उतना, that is very small compared to the distance that we are handling. ठीक है ना? तो वो assumption पे हम लोग कर रहे हैं. ठीक है? जैसे अगर मान लो अगर एक्सेलरेटिंग होगा, जैसे स्ट्रेट लाइन में है और दोनों एक्सेलरेटिंग है, तो कई बार ना हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाते, फिर हमें उसके वो सब देखना पड़ता है, क्या बोलते हैं, बेसिक्स पे जाके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है. यू कांट हैव अ डायरेक्ट आंसर. ठीक है ना? चलो, तो इन द मीनवाइल think on this, that what should be the speed with which we should take it away so that 3 beats are heard. Go ahead. Okay, Dhruv has given the answer as 990 by 2003. ठीक है, एक देखो मैंने तो ऐसे रैंडमली वैल्यूज दे दिया, तो कुछ भी आ सकता है. तो पहली बात तो थर्ड ओवरटोन का मतलब क्या होगा कि फंडामेंटल में क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप एट बोथ साइड्स में क्या होता है ना, लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल, ये फंडामेंटल. फिर अगले में क्या होगा, तो 2 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल, 3 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल. थर्ड ओवरटोन का मतलब होता है फोर्थ मोड. थर्ड ओवरटोन का मतलब होता है फोर्थ मोड, यानी हो जाएगा 4 इंटू लैम्डा बाय 2 इज इक्वल टू एल. तो लैम्डा इज इक्वल टू 12 बाय 4 यानी एल बाय 2. ठीक है, देख लो ये लैम्डा बाय 2 आता है, फिर 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2. तो इससे क्या हो गया ना, लैम्डा इज इक्वल टू एल बाय 2 यानी 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर. और वेलोसिटी क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया अंडर रूट ऑफ टी बाय न्यू, यानी अंडर रूट ऑफ टी. टी इज लाइक 360 by mu. Mu is 9 into 10 to the minus 5, so 9 into, तो 4 और 10 to the 6, तो यानी 4000 मीटर पर सेकंड. या और लैम्डा हो गया 0.1, तो देखो फ्रीक्वेंसी आ गई, तो यानी फ्रीक्वेंसी आ गया 40,000. तो f इज इक्वल टू, इस केस में आ गया f नॉट इज इक्वल टू 40,000. ठीक है ना, f नॉट इज इक्वल टू 40,000.
चलो, तो ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है? सेकंड स्टेज ये है कि इसके बाद इसका भी 40,000 है, पर 3 बिट्स सुनाई दे रहा है। इसके बाद अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 40,000 में से 3 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये एवेज आ रहा है, ये एवेज आ रहा है। तो देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि ऑब्जर्वर इधर हो, इन दैट केस इसका तो 40,000 आ रहा है और इसका कुछ बढ़ के आएगा क्योंकि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आ रहा है, इसलिए दो चीज है। बट जनरली क्या होता है ना, ऐसे हम लोग एज्यूम नहीं करते, हम लोग एज्यूम ही करते हैं कि जहां पे ये वाला है वही पे तुम खड़े हो, और देयरफॉर ये इसमें चांस है कि लोअर वाला ही नहीं, ठीक है ना। देखो इसमें पता है सोचने का तरीका क्या होता है इंसान, हम बाय डिफॉल्ट तो लोअर वाला ही लेंगे। अगर मल्टीपल चॉइस है, यानी अगर मोर देन वन ऑप्शन है, इन दैट केस हम दोनों ही लेंगे। यानी एक बार हम ले लेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी को एज 3997 इज इक्वल टू, और एक बार ले लेंगे 4003 इज इक्वल टू क्या ना, अपरेंट 20,000 और यस सर। सर वो रूट में आपने 4 को किया नहीं। मैम ठीक है, यानी 20,003 और हो जाएगा 19,997, यानी दूसरा हो गया 20,003, तो इज इक्वल टू 20,000, ये भी 20,000 इंटू 330 ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, इंटू 330, ये ज्यादा वाला तो नहीं, प्लस कुछ यू हो जाएगा, और नहीं तो 20,000 इंटू 330 बाय 330 माइनस यू हो जाएगा। दैट्स द कैलकुलेशन, ठीक है। यू माइट गेट वैल्यूज एनीथिंग, वो तो देखो मैंने पहले ही बोला इज दैट हमने कौन सा कोई सोच समझ के कैलकुलेट करके दिया, तो यू विल गेट एनी रैंडम वैल्यूज, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस इज द प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको इधर ले जाएंगे और वो करके माइनस आ जाएगा, तो गेट आंसर, है ना। तो u विल बी इक्वल टू 330 कॉमन लोगे तो 1 माइनस सॉरी 20,000 बाय 19,997 माइनस 1, ठीक है। और सिमिलरली इसमें भी क्या हो जाएगा ना, इसमें तो ये उल्टा हो जाएगा, तो u विल बी इक्वल टू, therefore u will be equal to 330 into 2003 by 20,000 minus 1। बाकी अपने आप कैलकुलेशंस कर लेना, ठीक है ना, एंड therefore you will get the final answer। देखो तो एक में आ रहा है u is equal to this, ये स्पीड आ रहा है, और एक में u is equal to ये स्पीड आ रहा है। ठीक है, इज दैट फाइन नाउ? चलो अब हम एक काम करते हैं, तो दीज वर सम इंस्टेंसेस ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट बीइंग यूज्ड, तो देखिए लो, अब हम एक काम करते हैं, इस तरह क्वेश्चन थोड़ा बनाना मुश्किल होता है, बट चलो कोई नहीं, लेट मी मेक। अब हम एक काम करते हैं, सपोज एक स्ट्रिंग ऐसे है और यहाँ पे जॉइंट या गांठ टाइप का है, और फिर स्ट्रिंग ऐसे है, ठीक है, दोनों स्ट्रिंग टाइट है, एक वेव इधर आ रहा है और उसका इक्वेशन है y is equal to 0.02 sin ओमेगा। ठीक है, अच्छा इनके जो म्यू दिया हुआ है, μ1 T1 μ2 T2,
तो उसके वैल्यूज दिए हुए, भाई या चलो वो भी छोड़ो, वैल्यूज सीधे वेलोसिटी का दे देता हूं, इतना क्या करता है। इसका वेलोसिटी दे रखा है, अच्छा नहीं इक्वेशन तो दे ही रखा है ना, चलो ठीक है, इक्वेशन दे रहा हूं तो वेलोसिटी की निकल जाएगी। तो तुमको बताना है कि इसके रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या होगा और इसके ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन क्या होगा, एटी और एआर। तो कुछ आएगा है ना, तो इसका एक काम करो, वाई टी और वाई आर, ये इक्वेशन तुमको बताना है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव। तो एक मिनट के लिए सोच एक दो मिनट के लिए सोचने के लिए देता हूं। इन द मीनवाइल लेट्स डेवलप द जनरल थ्योरी, है ना। तो जनरल थ्योरी हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे ना, देखो अगर मान लो इधर जाता है y इज इक्वल टू सपोज a sin ओमेगा t माइनस kx या k1x, तो ओमेगा तो चेंज होगा नहीं, है ना। अच्छा मैंने kx माइनस ओमेगा t दिया, चलो एक ही बात है, k1x माइनस ओमेगा t, ये दिया। अब रिफ्लेक्टेड आ रहा है, मान लो ए आर साइन k1x माइनस ओमेगा टी आएगा, पर वो प्लस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टेड आ रहा मतलब माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस डायरेक्शन में जाता है तो ओमेगा टी और kx का साइन ऑपोजिट होता है, ठीक है ना। इसका खासियत क्या होता है ना, ओमेगा टी एंड kx हैव ऑपोजिट साइन, इनका ये खासियत होता है, ओमेगा टी एंड kx, देख लो अच्छे से, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में क्या होगा ना, ओमेगा टी माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और ट्रांसमिटेड का क्या होगा ना, at sin k2x माइनस ओमेगा टी। देखो ओमेगा नहीं बदलता, जब ओमेगा इस तरफ जाता है ना, मतलब जो वेव ट्रांसमिट होता है या रिफ्लेक्ट होता है, ओमेगा नहीं बदल सकता, बिकॉज़ ओमेगा इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी बेस्ड एंड दैट डज नॉट चेंज, ठीक है ना। तो ये चीज, अब देखो क्या है कि क्योंकि इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। अच्छा इधर का डिस्प्लेसमेंट क्या है ना, y प्लस वाई आर, तो सबसे पहली बात तो y प्लस वाई आर at x equal to 0 must be equal to y transmitted at x equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, x equal to 0 मतलब ये खत्म कर दो, ये भी खत्म कर दो, ये भी खत्म कर दो, यानी ये मिल रहा है a sin माइनस ओमेगा टी, ये देखो a sin माइनस ओमेगा टी प्लस ए आर sin ओमेगा टी must be equal to at sin ओमेगा टी माइनस, यानी एक तो ये पता चल गया कि a माइनस ए प्लस ए आर माइनस ए प्लस ए आर मस्ट बी इक्वल टू ए, अच्छा सॉरी माइनस ए, ठीक है। देख लो अच्छे से, ये क्या पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, दोनों तरफ का स्लोप भी सेम होना चाहिए, स्लोप अलग अलग नहीं हो सकता ऐसे, स्लोप ऐसे देखना दोनों स्ट्रिंग पे हमेशा ऐसे रहेगा, वो पूरा स्मूथली ऐसे ऐसे करते 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 उस समय का देखोगे ना उस पॉइंट पे, तो देखना पूरा वेव ऐसे करके हमेशा होगा, मतलब इस तरीके से, सो दैट वो हमेशा शेप मेंटेन रहेगा। तो यानी dy dx at x equal to 0 would be same on
बोथ साइड्स। तो अगर dy dx को सेम करना चाहते हो तो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, है ना? तो इसके लिए मैं यहां पे मिटा देता हूं, मे बी यहां पे लिख देता हूं। तो dy dx को सेम करना है तो हम क्या करें, तो dy dx तो क्या हो जाएगा इसमें ना k1a, है ना, x इक्वल टू 0 कर रहे हो तो k1a, बाकी तो cos आएगा इसलिए उसको हटा दो, इनटू k1a इनटू cos माइनस ओमेगा, है ना, प्लस k1ar into cos omega t should be equal to k2at into cos, यानी एक और इक्वेशन मिल गया मुझे, and that is k1a plus k1ar should be equal to k2at। तो मैं काम कर सकता हूं इसमें अगर मैं चाहूं तो, एंड दैट इज मे बी ar को रिप्लेस कर देता हूं। ar क्या होगा, a माइनस at, तो रिप्लेस कर दो, तो k1a प्लस k1 इनटू a माइनस at, ठीक है ना, इज इक्वल टू k2at, ठीक है। तो यानी k1a प्लस k1 is 2k1 is equal to k180 उधर चला जाता है, k1 प्लस k2 into 80, यानी k2 आ गया इक्वल टू 2k1 by k1 प्लस k2 into 8, या ठीक है, या और AR क्या होगा, A माइनस 80, AR तो A माइनस 80 है, तो A माइनस 80, सॉरी ये है 80, ये 80, तो 80 हो गया ये, तो A माइनस 80 करोगे तो क्या होगा, K1 माइनस दिस थिंग, यानी हो जाएगा 80, सॉरी AR will be K2 माइनस K1 by K1 प्लस K2 का मॉड into A, ये दोनों का फॉर्मूला आ गया। चलो मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, या एक काम करते हैं इसी को थोड़ा नीचे कर देता हूं, ठीक है ना, देख लो अच्छे से। Rohan has asked, can we treat the analogous with, is it analogous with the thin film interference in terms of reflection and refraction and transmission? देखो वेव का ट्रांसमिशन एक ही थ्योरी से फॉलो होता है, तो चाहे वो लाइट हो चाहे इवन स्ट्रिंग वेव्स, कोई ज्यादा फर्क नहीं, ठीक है ना। तो यानी 80 is equal to 2k1 by this, और रिफ्लेक्टेड वाला हो गया ये, ठीक है, एक बार अच्छे से देखो। सर अगर ये केवल एक पल्स होती, पूरी वेव नहीं होती, केवल एक सिंगल पल्स होती, तो उसमें जो ये वाली इक्वेशन है y इक्वल y प्लस वाई आर एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू वाई टी, क्या वो वैलिड होती, या फिर उसमें हम केवल वाई आर इक्वल टू वाई? हाँ, तो इन दैट केस दो पल्स हो जाता, जैसे एक पल्स आया तो उसके बाद क्या होता, दो पल्स चला जाता, और उन पल्स के एम्पलीट्यूड्स क्या होते, जैसे ए एम्पलीट्यूड का पल्स आया, उसका भी तो कुछ एम्पलीट्यूड होगा ना, और रिफ्लेक्टेड एक पल्स होगा, उसका एम्पलीट्यूड ये आएगा, और ट्रांसमिटेड जो पल्स होगा उसका एम्पलीट्यूड ये आएगा, स्टिल विल वर्क अप, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमने तो एक जनरलाइज करके फॉर्मूला निकाल लिया। अब देखो k1 k2 का वैल्यू क्या दे रहा है, तो हमें तो इसके रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का इक्वेशन चाहिए, तो रिफ्लेक्टेड का इक्वेशन फिर फाइनली क्या होगा, और ट्रांसमिटेड का इक्वेशन फाइनली क्या होगा, अब फटाफट लिखो, जल्दी करो। तो रिफ्लेक्टेड का क्या हो जाएगा ना, k2 माइनस k1, तो k1 क्या है, k2 क्या है ना, k1 तो चलो निकल गया, है ना,
इससे K1 निकल जाएगा, K2 निकालना पड़ेगा। तो K2 कैसे निकाला जाए? K2 क्या होगा? चलो पहले रिफ्लेक्टेड का निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्टेड का क्या होगा ना, A इंटू K2 माइनस K1 इंटू A, है ना, और इंटू साइन, इसमें प्लस आ जाएगा 300 पाई x माइनस की जगह प्लस 200 पाई t, और इसका हो जाएगा साइन ये चीज, ये दोनों का सिचुएशन है। अब K2 कैसे निकलेगा, है ना, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा और वेलोसिटी तो दे ही रखा है, मैंने वेलोसिटी दिया था शायद, दिया नहीं, अच्छा एक का तो दिया है और दूसरे का कुछ देना पड़ेगा, है ना। तो लेट अस से इसका जो है टेंशन तो सेम ही होगा, है ना, इसका मान लो म्यू है 4 टाइम्स म्यू, कुछ भी ले लो, तो लेट अस से इसका म्यू है और इसका सपोज 4 टाइम्स म्यू, क्योंकि इसका डेटा देना पड़ेगा ना। तो ऐसे अगर होगा तो दैट केस क्या होगा ना, इसका वेलोसिटी है t बाय म्यू, t तो सेम होगा और इसका t बाय, यानी अगर इसका वेलोसिटी v होता है तो इसका हो जाएगा v बाय t, ठीक है, और ओमेगा सेम होगा, ओमेगा 200 पाई, तो इसका ओमेगा बाय k इज द वेलोसिटी और उसका आधा वेलोसिटी होगा और ओमेगा सेम होगा, यानी k क्या होगा ना, डबल होगा, इसका वेलोसिटी ओमेगा बाय k है और उसका ओमेगा बाय 2k होगा, तब जाकर वेलोसिटी आधा होता है, तो इसका k डबल होगा, तो k कितना है 300 पाई है, यानी हो जाएगा 600 पाई, यानी हो जाएगा 600 पाई माइनस 200 पाई t। अब उसके बाद क्या होगा ना, देखो ये जो k2 माइनस k1 बाय k1 प्लस k2, तो क्या हो जाएगा 600 माइनस k1 व्हिच इज 300, यानी 600 माइनस 300 बाय 600 प्लस 300, और ये हो जाएगा 2k1, तो k1 बोलते क्या है 300, है ना, यानी 2 into 300 बाय 600 प्लस 300, तो AR आ जाएगा इक्वल टू 0.02 इंटू AB आएगा 0.02 इंटू 300 900, यानी 1/3, और 80 हो जाएगा 0.02 इंटू 2 600 बाय 900, यानी 2/3। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है ना, बट वी हैव फाइनली मैनेज्ड टू गेट द वैल्यू ऑफ एवरीथिंग, पूरा इक्वेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड दोनों का इक्वेशन आ गया, ठीक है। एक बार चेक कर लो, तो AR आ गया 0.02 into 1/3 और 80 हो गया 0.02 का 2/3, फाइन। चलो आई थिंक दैट्स व्हाट वी हैव टाइम फॉर एज फार एज टुडे इज कंसर्न। आज स्टार्ट भी लेट हुआ था, थोड़ा सा एंड भी लेट हो रहा है, वी आल्सो हैव अनदर क्लास लाइंड अप, फाइन। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, वी विल कंटिन्यू टुमारो। आई थिंक ये तो ऑलमोस्ट खत्म ही है समझ लो। अब ये बताओ कि नेक्स्ट क्लास क्या करना चाहते हो, यानी टुमारो सेशन व्हाट डू यू वांट, बिकॉज़ वी हैव अ क्लास लाइंड अप आल्सो। ओके, हैव अ गुड डे, Thank you, sir. बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।